Hello, good morning everybody. I am PL Narada, Assistant Professor, Government College Kanwas, and today we will study a poem, second part of To a Skylark by P.B. Shelley. P.B. Shelley, प्रेसी वैसी शैली, इसका इंट्रोडक्शन हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था। उसकी टू अ स्काईलार्क हम पढ़ रहे हैं और स्काईलार्क की कंपेयर वह तरह तरह से करता है। उसमें बहुत सारे सिमिलीज और मेटाफर काम में लिए हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि स्काईलार्क जो है एक स्पेशल स्टेंजा में लिखी हुई पोइम है, जिसमें 4 लाइन छोटी आती है और लास्ट में एक लाइन आती है जो बड़ी होती है। सबसे पहले मैं आपको इसका जो स्टेंजा है, स्टेंजा की स्ट्रक्चर जो है उसके बारे में हम बात करते हैं। दिस पोएम इज रिटन इन 4 लाइन्स ऑफ ट्रोचिक ट्रायमीटर। ट्रोचिक ट्रायमीटर ये जो है ये ट्रोचिक ट्रायमीटर में लिखी गई है। दिस पोएम इज रिटन इन 4 लाइन्स ऑफ ट्रोचिक ट्रायमीटर। इसमें 4 छोटी लाइनें हैं जिनको ट्रोचिक ट्रायमीटर कहा गया है। ट्रोचिक ट्रायमीटर क्या होता है ये यहाँ पे बताया है। 6 सिलेबल इन एन अल्टरनेटिंग स्ट्रेस्ड अनस्ट्रेस्ड पैटर्न, यानी 6 सिलेबल होते हैं। इसकी जो 4 लाइन है उनमें 6 सिलेबल होंगे और वो 6 सिलेबल जो होंगे उनकी जो राइम होगी वह स्ट्रेस और अनस्ट्रेस इस तरह से होगी। तो 4 लाइन जो छोटी होगी उनमें 6 सिलेबल की लाइन होगी और उसको ट्रोचिक ट्रायमीटर कहते हैं। और जो इसका है फॉलोड बाय 1 लॉन्ग लाइन आयम्बिक हेक्सामीटर। उसके बाद एक लंबी लाइन आएगी जो आयम्बिक हेक्सामीटर में लिखी होगी। आयम्बिक हेक्सामीटर क्या होता है? 12 syllables in an unstressed syllable and stress pattern, यानी जो लंबी लाइन होगी इसकी जो लास्ट 5वीं जो लाइन होगी वो आयम्बिक हेक्सामीटर में होगी। और आयम्बिक हेक्सामीटर को यहाँ पे हमने समझाया है। आयम्बिक हेक्सामीटर जो होता है उसमें 12 सिलेबल होते हैं, जिनमें पहले अनस्ट्रेस और उसके बाद स्ट्रेस पैटर्न फॉलो किया है। यानी जो सिलेबल होंगे पहला वाला अनस्ट्रेस होगा, फिर स्ट्रेस सिलेबल होगा। और इसकी जो राइम स्कीम होगी वो होगी ए बी ए बी बी ए बी ए बी बी, यानी इसकी जो 5 लाइन होगी फर्स्ट लाइन 3rd लाइन से मैच करेगी, सेकंड लाइन 4th और 5th लाइन से मैच करेगी। उसकी राइम स्कीम इस तरह से होगी। तो इसका हमने पहले वाला जो पार्ट पढ़ा था उसके बाद रिमेनिंग लाइंस हम यहां से स्टार्ट करते हैं। व्हाट ऑब्जेक्ट्स आर द फाउंटेन्स ऑफ द हैप्पी स्ट्रेन? व्हाट फील्ड्स और वेल्स और माउंटेन? व्हाट शेप्स ऑफ स्काई और प्लेन? ये इसका स्टेंजा है। आपने देखा इसमें 5 लाइन से हम इसको देखते हैं। कवि पूछ रहा है, स्काईलार्क से कह रहा है व्हाट ऑब्जेक्ट्स आर द फाउंटेन ऑफ द हैप्पी स्ट्रेन? व्हाट ऑब्जेक्ट्स, कौन से ऑब्जेक्ट है ऑफ द फाउंटेन्स? फाउंटेन्स का मतलब होता है झरना, यानी कौन से झरने से लिए गए हैं दाई हैप्पी स्ट्रेन। हैप्पी हैप्पी मतलब खुशी का और स्ट्रेन मतलब गीत। तुम्हारा ये जो गीत है स्काईलार्क से कवि जो है एड्रेस करता हुआ कह रहा है, संबोधित करता हुआ कह रहा है तुम्हारा ये जो संगीत है ये कौन से झरने से लिया गया है? कौन सा संगीत का झरना है जहां से तुमने इसको उठाया है? व्हाट फील्ड्स, कौन से खेतों से, और वेव्स कौन सी लहरों से, और माउंटेन्स या कौन सी पहाड़ियों से तुमने इसको लिया है? ये तुम्हारा जो संगीत है कितना प्यारा संगीत है और इसको तुमने कहां से चुराया है, कहां से उठाया है? व्हाट शेप्स ऑफ स्काई और प्लेन, आसमान की कौन से आकार से, आसमान जो तरह तरह की डिफरेंट साइज में दिखाई देता है वहां पर कौन से शेप से और कौन से प्लेन, प्लेन मतलब मैदानों से तुमने इसको लिया है? क्वेश्चन मार्क यहाँ पे लास्ट में है। कवि पूछ रहा है उससे, पूछने के हिसाब से जैसे हम किसी से क्वेश्चन पूछते हैं उस तरह से कवि पूछ रहा है कौन सी जगह से तुमने इसको लिया है? What love of thine own kind, what ignorance of plain? What love of thine, तुम्हारा जो प्रेम है वो किस तरह का है? तुम्हारा प्रेम और सांसारिक लोगों का प्रेम उसमें कितना डिफरेंस है? कवि स्काईलार्क पक्षी से पूछ रहा है कि तुम्हारा जो प्रेम है वो किस तरह का है? What love of thine own kind, तुम्हारा प्रेम किस तरह का है?
व्हाट इग्नोरेंस ऑफ पेन, तुम पेन से अनजान क्यों हो? प्रेम में वैसे पेन मिलता है, दर्द मिलता है, लेकिन तुम्हारा जो प्रेम है स्काईलार्क का, उसमें तुम इग्नोरेंस ऑफ पेन, पेन से अनजान क्यों हो? यानी तुम्हारा प्रेम जो है वो पेन से, दर्द से रहित क्यों है? इस तरह से यहाँ पे मैं एक बार इसकी लाइन जो है उसको क्लियर कर देता हूं। जैसे कि ये स्ट्रेंजर था, इसकी फर्स्ट लाइन थी, व्हाट ऑब्जेक्ट्स आर द फाउंटेन्स ऑफ दाई हैप्पी स्ट्रेन। फिर व्हाट फील्ड्स और वेव्स, माउंटेन्स, प्लेन। तो फर्स्ट जो लाइन है वह थर्ड लाइन से मैच कर रही है और सेकंड जो लाइन है वो फोर्थ और फिफ्थ लाइन से मैच कर रही है, जैसा कि हमने अभी इसका स्ट्रेंजा स्ट्रक्चर देखा था। अब हम इसका सेकंड स्ट्रेंजा देखते हैं। विद दाई क्लियर conjoins, languor cannot be, shadow of annoyance never came near thee. Thou lovest but never knew love sad sanctity. देखो कितना अच्छा कवि ने यहाँ पे वर्णन किया है। With thy clear conjoins, thy तुम्हारा, kin clear and conjoins, joins जो है आनंद, तुम्हारा जो आनंद है वो कितना किन है, किन का मतलब होता है सूक्ष्म, तुम्हारा जो आनंद है वो कितना सूक्ष्म है। लेंग्योर कैन नॉट बी, उसमें लेंग्योर नहीं हो सकता। लेंग्योर का मतलब होता है आलसीपन, सुस्ती। जब हम कोई काम करते हैं तो उसमें सुस्ती आ जाती है, लेकिन कवि यहाँ क्या कह रहा है, लेंग्योर कैन नॉट बी, उसमें आलसीपन तो बिल्कुल नहीं है। यानी तुम निरंतर ऊपर उड़ते रहते हो, गाते रहते हो और तुम्हें लेंग्योर, लेजीनेस जो है तुम्हारे पास नहीं भटकती है। शैडो ऑफ एनॉयंस नेवर केम नियर दी, शैडो ऑफ एनॉयंस, एनॉयंस का मतलब होता है नाराजगी, एनॉय नाराजगी, शैडो परछाई, नाराजगी की जो परछाई है, नेवर केम नियर दी, तुम्हारे पास कभी नहीं आती है, तुम्हारे पास नाराजगी की परछाई तक नहीं आती। दैट मीन्स यू नेवर बिकम एंग्री, तुम कभी भी नाराज नहीं होते हो। जैसे कि इंसानों की फितरत होती है, कभी कभी उनको गुस्सा आ जाता है और गुस्से में वो फिर नाराज हो जाता है, लेकिन कभी स्काईलार्क से कह रहा है कि एनोइंस जो है नेवर कैन नियर दी, वो तुम्हारे पास कभी नहीं भटकती है, नाराजगी तुम्हारे अंदर कभी नहीं आती है। दाउ लवेस्ट, तुम तो सबसे प्रिय हो, दाउ तुम लवेस्ट सबसे प्रिय हो, बट नेवर न्यू लव सैड सैटिटी, लेकिन बट नेवर न्यू, न्यू मतलब जानते हो, तुम कभी नहीं जानते हो, क्या नहीं जानते हो, लव सैड सैटिटी, प्रेम की जो सैटिटी है, उदासीनता है, प्रेम में उदासीनता भी मिलती है, खुशी भी मिलती है, लेकिन कभी यहाँ पे स्काईलार्क से कह रहा है कि प्रेम की उदासी को तुम नहीं जानते हो, तुमने कभी प्रेम की उदासीनता को देखा ही नहीं, तुम केवल प्रेम के एक ही पक्ष को जानते हो। तो यहाँ पे कवि जो है स्काईलार्क के से बहुत अच्छी उम्मीद रखता है और स्काईलार्क के गाने की तुलना करता है कि तुम्हारे गाने में जो है प्रेम की उदासी नहीं है, सिर्फ उसमें खुशियां हैं। वॉकिंग और asleep thou of death must deem, things more true and deep than we mortals dream, or how could thy notes flow in such a crystal stream। स्काईलार्क के गीत की तुलना एक पवित्र झरने से की गई है, उसका गीत किस तरह से बहता है। वॉकिंग asleep, वेकिंग, वेक का मतलब होता है जागना, जागते हुए, और asleep सोते हुए, तुम जागते हुए और सोते हुए, thou of death must deem, deem का मतलब होता है जानना, to know, you know that, you know about death, तुम मौत के बारे में जानते हो, जागते हुए या सोते हुए तुम मौत के बारे में जानते हो। Things more true and deep, चीजों को बहुत ज्यादा गहराई से जानते हो। Things, चीजों को, more true यानी ज्यादा सच्चाई के साथ, जितना कि हम mortal beings जानते हैं, and deep और गहराई से जानते हो, तुम किनसे ज्यादा, than we mortal dreams, mortal मतलब नश्वर प्राणी, ड्रीम्स मतलब सपना देखते हैं, यानी
हम जितना नश्वर प्राणी जितना सपने में सोचते हैं उससे ज्यादा तुम चीजों को गहराई से जानते हो। यू नो बेटर देन मोर्टल थिंग्स। मोर्टल जो नश्वर प्राणी है उनसे ज्यादा तुम चीजों को जानते हो। और हाउ कुड दाई नोट्स फ्लो इन सच अ क्रिस्टल स्ट्रीम। क्रिस्टल का मतलब होता है ऐसा पारदर्शी पदार्थ, स्ट्रीम का मतलब होता है जलधारा या झरना। ऐसा झरना जिसमें बिल्कुल स्वच्छता हो, जिसमें हमारी रिफ्लेक्शन दिखाई दे, जिसमें हमारी परछाई दिखाई दे, उसको कहेंगे क्रिस्टल स्ट्रीम। और अन्यथा हाउ कुड द नोट्स, नोट्स का मतलब होता है गीत। तुम्हारा जो गीत है फ्लो यानी बहता है इन सच अ क्रिस्टल स्ट्रीम, एक पवित्र जलधारा की तरह। तुम इन सब चीजों को जानते हो, इसीलिए तो तुम्हारा जो संगीत है वो एक पवित्र जलधारा की तरह बहता है। जैसे कोई पवित्र जलधारा होती है, साफ सुथरी नदी, उसमें हम जब देखते हैं तो हमारी परछाई उसमें दिख जाती है, वैसी की वैसी दिख जाती है। ऐसे ही कवि कह रहा है तुम इन सब चीजों को जानते हो, तुम मृत्यु को ज्यादा अच्छे तरीके से जानते हो जितना इंसान नहीं जानता। यू नो बेटर देन ह्यूमन बीइंग्स, इसीलिए तो तुम्हारा जो गीत है वो पवित्र जलधारा की तरह है। We look before and after and pine for what is not, our sincerest laughter with some pen wrote, our sweetest songs are those that tell of saddest thought। यहाँ पे स्काईलार्क के गीत की देखो किन तरह से प्रशंसा की गई है। We look before and after, before and after, यहाँ पे दो वर्ड है before and after। before से मतलब है पहले, पहले से मतलब आप पास्ट में चले जाओ, भूतकाल में, और आफ्टर मतलब बाद में, आफ्टर से मतलब आप फ्यूचर में चले जाओ। We look before and after बहुत ही शानदार स्टेंजा ये शैली का है। We look before and after दुनियादारी की इसमें बातें हैं। We look before and after हम देखते हैं आगे और पीछे। यहाँ पे है भूत और भविष्य काल। हम भूतकाल में भी देखते हैं जो चीजें हमसे नहीं हुई उनको भी हम देखते हैं, भविष्य में भी हम देखते हैं कि आगे हम ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे। एंड पाइन फॉर व्हाट इज नॉट, देखो पाइन, पाइन का मतलब होता है तड़पना। हम तड़पते हैं किसके लिए? व्हाट इज नॉट, जो हमारे पास नहीं है उसके लिए। अगर हमारे पास एंड्रॉइड मोबाइल नहीं है तो हम सोचते हैं कि हमारे पास एंड्रॉइड मोबाइल होता। अगर हमारे पास एंड्रॉइड आ जाता है तो हम सोचते हैं एप्पल का होता या कुछ और ब्रांडेड होता, और उसके लिए क्या करते हैं? हम तड़पते हैं। वी पाइन फॉर व्हाट इज नॉट, जो चीज हमारे पास नहीं है उसके लिए तड़पते हैं। आवर सिंसियरेस्ट लाफ्टर, हमारी जो सबसे गंभीर हंसी होती है, सिंसियर मतलब गंभीर, और लाफ्टर हंसी, हम जो सबसे ज्यादा गंभीर जो हंसी हंसते हैं। विथ सम पेन इज फ्रॉड, पेन मतलब दुख से, फ्रॉड में भरी रहती है। हमारी सबसे गंभीर जो हंसी होती है उसमें भी कोई ना कोई दुख जरूर भरा रहता है। उसमें जैसे हम कभी कभी दुख में भी हम हंस लेते हैं, वो बात है। आवर सिंसियरेस्ट लाफ्टर, हमारी जो सबसे गंभीर हंसी है, इज फ्रॉड विद सम पेन इज फ्रॉड, उसमें भी कुछ दर्द छिपा रहता है, दर्द से वो भरी रहती है। आवर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज, हमारे सबसे मधुरतम संगीत तो वो है that telleth saddest of thought, जो हमें सैडेस्ट विचारों के बारे में बताते हैं। कवि ने यहाँ पे एलिट्रेशन के माध्यम से हमें समझाया है। एलिट्रेशन अनुप्रास अलंकार देखिए, स्वीटेस्ट यहाँ पे दो बार एस साउंड, सॉन्ग्स फिर यहाँ पे एस साउंड, दोस दैट टेल सैडेस्ट ऑफ थॉट, यहाँ पे टी और एस साउंड जो है रिपीटेडली आया है, यहाँ पे एलिट्रेशन कवि ने प्रयोग में लिया है। आवर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज, हमारे सबसे मधुरतम गीत तो वो होते हैं दैट टेल सैडेस्ट थॉट, जो हमें हमारे सबसे दुख के बारे में बताते हैं। इसको आप ऐसे समझिए, जब भी कोई व्यक्ति सफलता प्राप्त करता है तो सफलता की जो खुशी होती है वो जब खुशी में उन पुराने दुख के दिनों को याद करता है तो उसकी खुशी जो है और ज्यादा बढ़ जाती है। इसीलिए कहा है कि हमारे सबसे मधुरतम गीत तो वो है जो हमें सबसे दुखी दिनों की याद दिलाते हैं। कवि ने यहाँ पे अपनी फिलॉसफी दी है, स्काईलार्क के गीत के माध्यम से उसने अपने दर्शन बताया है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्टेंजा में कवि क्या करता है।
Yet if we could scorn hate and pride and fear, if we were things born not to shed a tear, I know not how thy joy we ever should come near. कवि यहाँ पे बता रहा है हम सब कुछ छोड़ दें, सब कुछ बर्बाद कर दें, उसके बावजूद भी तुम्हारा जो संगीत है उसके आगे हम नहीं निकल सकते। स्काईलार्क का जो गीत है उससे कह रहा है अगर हम हमारे अंदर जो भी बुराइयां हैं उन सबको त्याग दें तो भी तुमसे आगे हम नहीं निकल सकते। Yet if we could scorn का मतलब होता है तिरस्कार करना। अगर हम छोड़ दें, अगर हम तिरस्कार कर दें, त्याग दें, scorn मतलब छोड़ दें, त्याग दें, किन चीजों को छोड़ दें? है नफरत करना छोड़ दें, एंड प्राइड घमंड करना छोड़ दें, एंड फियर और अगर हमारे मन से किसी भी तरह के डर को हम रिमूव कर दें, हटा दें। If we were things born अगर हम ऐसे हों, अगर we were things born अगर हम जन्म से ऐसे हों, कैसे? Not to shed a tear हम एक भी आंसू ना बहाएं, यानी हमें जन्म से ही सब कुछ इतना मिला हुआ है कि हम एक भी आंसू ना बहाएं, हमें आंसू बहाने की आदत ना हो। I know not how thy joy we ever should come near लेकिन फिर भी कवि कह रहा है फिर भी मुझे शक है कि हम तुम्हारे गीत की महिमा को प्राप्त कर सकेंगे। I know मैं जानता हूँ, नॉट और नहीं जानता हूँ, मैं नहीं कर सकता। हाउ thy joy तुम्हारा जो joy है, तुम्हारा जो आनंद है, we ever should come near हम उसके पास कैसे आएंगे? यानी हम हमारे दिल से नफरत छोड़ दें, हम घमंड करना छोड़ दें, हमारे मन में कोई डर नहीं रहे, फिर भी हम तुम्हारे संगीत के बराबर नहीं आ सकते। हम सब चीजों को त्याग करके भी तुम्हारी बराबरी नहीं कर सकते। We are not able to come too near to you हम तुम्हारे करीब आने में असमर्थ हैं। Because your song is great तुम्हारा जो संगीत है वो बहुत ही मेलोडियस है, ग्रेट है। Better than all measure अब उसके संगीत की तुलना देखो किससे की गई है? Better than all measures of delightful sound, better than all treasures तुम्हारा जो संगीत है better than all measure measure का मतलब होता है मापक यंत्र, जिन चीजों से हम मापते हैं, जैसे कोई भी कविता या गीत होता है हम उसको मापते हैं कि ये संगीत बहुत अच्छा है, उसके मेजर होते हैं। क्यों अच्छा है? कि उसके जो बोल है उस वजह से अच्छा है, या उसको गाने का जो तरीका है उस वजह से अच्छा है। तो जितने भी मेजर्स हैं ऑफ डिलाइटफुल साउंड आनंददायी संगीत के जितने भी मापने के जो यंत्र है उनके द्वारा उनसे बेटर देन ऑल मेजर उन सबसे ज्यादा बेटर है। बेटर देन ऑल ट्रेजर जितने भी खजाने हैं, ट्रेजर का मतलब होता है खजाना, जितने भी खजाने हैं उन सबसे बेटर है क्या? तुम्हारा संगीत बेटर देन ऑल ट्रेजर दैट इन बुक्स आर फाउंड जो किताबों में भरे पड़े हैं, किताबों से जो आनंद हमें मिलता है, किताबें भी आनंद के खजाने हैं। लेकिन यहाँ कवि क्या कर रहा है? तुम्हारा संगीत उस खजाने से बेटर है जो हमें किताबों में मिलता है। दैट इन बुक्स आर फाउंड जो किताबों में मिलता है। द स्किल टू पॉइंट वर दाउ कॉर्नर ऑफ द ग्राउंड। द स्किल तुम्हारी जो स्किल है, तुम्हारी जो दक्षता है, टू पॉइंट वर वो एक कवि जैसी है, तुम कवि के जैसे गाते हो। जैसे कवि बहुत शानदार गीत लिखता है उसी तरह से तुम बहुत ही अच्छे गीत गाते हो। और दाउ स्कॉर्नर ऑफ द ग्राउंड तुम तो ग्राउंड से स्कॉर्न करने वाले हो। स्कॉर्न का मतलब होता है तिरस्कार, नफरत। तुम जमीन से नफरत करने वाले हो। यहाँ जमीन से नफरत करने वाला क्यों बताया है? क्योंकि स्काईलार्क जो है ऊपर आसमान में उड़ता है, तो इसीलिए उसके लिए कहा है कि तुम तो इस जमीन से नफरत करने वाले हो, जमीन के लोगों से तुम ऊपर रहते हो। अब कवि रिक्वेस्ट करता है, इस स्टैंजा में कवि जो है रिक्वेस्ट करता है स्काईलार्क से कि तुम्हारे अंदर जो संगीत की जो प्रतिभा है, यू हैव टैलेंट ऑफ सॉन्ग, तो उस सॉन्ग की जो टैलेंट है वो मुझे भी दो, ताकि मैं इस धरती के लोगों के लिए अच्छा सा संगीत लिख सकूं। Teach me half the gladness that thy brain must know, such harmonious madness from my lips should flow, the words should listen then as I am listening now।
देखो इतने अच्छे शब्दों में कवि ने कहा है, टीच मी हाफ द ग्लैडनेस। ग्लैडनेस मतलब खुशी, हाफ मैंने आधी, आधी ही सिखा दो, पूरी नहीं तो आधी सिखा दो। रिक्वेस्ट कर रहा है, ओ स्काईलार्क टीच मी हाफ ग्लैडनेस। यू नो, तुम जो जानते हो, तुम्हारे अंदर जो संगीत है, तुम्हारे अंदर जो ग्लैडनेस है, खुशी है, उसमें से आधी सिखा दो, मेरा आधी से काम चल जाएगा। कवि इस तरह से रिक्वेस्ट कर रहा है, दैट दाई ब्रेन मस्ट नो। ब्रेन मतलब मस्तिष्क, तुम्हारा मस्तिष्क में जो है, नो मतलब जानता है, तुम्हारा मस्तिष्क में जो खुशी है उसकी आधी सिखा दो। Such harmonious madness from my lips would flow। इस तरह की जो है हारमोनियस मतलब संगीत, मैडनेस पागलपन, जब मैं पागलपन से मुक्त होकर के संगीत निकालूंगा, फ्रॉम माई लिप्स वुड फ्लो, मेरे होठों से निकलेगा। जब मैं तुम्हारे संगीत को सीखूंगा और मेरे भी होठों से फिर पागलपन जैसा संगीत निकलेगा। आपने शैली की वेस्ट विंड पढ़ी थी, उसमें भी आपने देखा था, उसमें भी वो इसी तरह के विचार करता है कि मेरे विचारों में जो आग है, मेरे विचारों में जो चिंगारी है, वो जब निकलेगी तो पूरी दुनिया में आग लग जाएगी। ऐसे ही वो यहाँ भी कह रहा है, सच हार्मोनियस मैडनेस, इस प्रकार का जो संगीत में पागलपन है, मत फ्रॉम माय लिप्स वुड फ्लो, वो मेरे होठों से निकलेगा और क्या हो जाएगा, द वर्ल्ड शुड लिसन देन, ये पूरी दुनिया सुनेगी। फिर द वर्ल्ड शुड लिसन देन, फिर ये पूरी दुनिया सुनेगी। कैसे? एज आई एम लिसनिंग नाउ, जैसे मैं आज सुन रहा हूं, जैसे मैं तुम्हारे संगीत को सुन रहा हूं, फिर उसी तरह से ये पूरी दुनिया मेरे संगीत को सुनेगी। तो तुम मुझे तुम्हारी जो है आदि ग्लैडनेस सिखा दो। ये शैली की जो पोएम थी उसका हमने लास्ट स्टेंजा पढ़ा, और ये पोएम आपको कैसी लगी इसके बारे में आप कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब करके शेयर कीजिएगा ताकि आपके जो फ्रेंड्स हैं वो भी इसके बारे में जान सके। थैंक यू।